नमस्ते प्रिय छात्रों। आज की अवधि में हम प्रश्नकोश यानी जो क्वेश्चन बैंक की चर्चा, जो व्याकरण भाग है उसकी चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी भाग तीसरा, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कर लिखिए। तो आप यहाँ पर शब्द दिए रहते हैं, उन शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो प्रत्यय का अर्थ है शब्द के अंत में जुड़ने वाले। तो देखिए यहाँ पर शब्द है, यहाँ से हम प्रत्यय अलग करके लिखेंगे। तो पहला है सत्यता। तो सत्यता में ता नामक प्रत्यय है, तो सत्य प्लस ता सत्यता, तो ता प्रत्यय है। चंचलता, यहाँ पर ता प्रत्यय है, चंचल प्लस ता। तीसरा आवश्यकता, आवश्यक प्लस ता यानी ता यहाँ पर प्रत्यय है। लड़ाकू, लड़ प्लस आकू, यहाँ पर आकू प्रत्यय है। पांचवा दुकानदार, दुकान प्लस दार, यहाँ पर दार प्रत्यय है। छठा नौकरानी, नौकर प्लस आनी यानी यहाँ पर आनी प्रत्यय है। सातवां पत्रकार, पत्र प्लस कार, यहाँ पर कार प्रत्यय है। आठवां चौधराइन, तो यहाँ पर चौधरी प्लस आइन यानी यहाँ पर आइन प्रत्यय है। नवा लड़कपन, लड़का प्लस पन, तो यहाँ पर पन प्रत्यय है। दसवां मानवता, मानव प्लस ता, तो यहाँ पर ता प्रत्यय है। 11वां भुलावा, भूल प्लस आवा यानी यहाँ पर आवा प्रत्यय है। 12वां डरावना, डर प्लस आवना, तो यहाँ पर आवना प्रत्यय है। 13वां घबराहट, घबरा प्लस आहट, तो यहाँ पर आहट प्रत्यय है। बाद में गुजारा, गुजार प्लस आ गुजारा, तो यहाँ पर आ प्रत्यय है। 15वां इंसानियत, इंसान प्लस ईयत, तो यहाँ पर ईयत प्रत्यय है। बाद में 16वां पत्रिकाएं, पत्रिका प्लस ए, तो यहाँ पर ए प्रत्यय है। 17वां जहरीला, जहर प्लस ईला, तो यहाँ पर ईला प्रत्यय है। 18वां धनवान, धन प्लस वान, तो यहाँ पर वान प्रत्यय है। 19वां अगला, तो आगे प्लस ला, यहाँ पर ला प्रत्यय है। 20वां सभ्यता, सभ्य प्लस ता, तो यहाँ पर ता प्रत्यय है। 21वां वास्तविक, वास्तव प्लस इक, तो इस शब्द में इक प्रत्यय है। 22वां चिंतित, चिंता प्लस इत, तो यहाँ पर इत प्रत्यय है। 23वां नागरीय, तो नगर प्लस ईय, तो यहाँ पर ईय प्रत्यय है। 24वां सुखद, सुख प्लस द, तो यहाँ पर द प्रत्यय है। 25वां है पढ़ा चढ़ाई, तो चढ़ प्लस आई, तो यहाँ पर आई प्रत्यय है। बाद में अस्थिरता, तो अस्थिर प्लस ता, तो यहाँ पर ता प्रत्यय है। मनुष्यता, मनुष्य प्लस ता, तो ता प्रत्यय है। कायरता, कायर प्लस ता यानी यहाँ पर ता प्रत्यय है। पढ़ाई, पढ़ प्लस आई यानी यहाँ पर आई प्रत्यय है। बाद में खरीदार, खरीद प्लस दार, तो यहाँ पर दार प्रत्यय है। बाद में कहारिन, कहार प्लस इन, तो यहाँ पर इन प्रत्यय है। बाद में देवरानी, देवर प्लस आनी, तो आनी यहाँ पर प्रत्यय है। बचपन, बच्चा प्लस पन, तो पन यहाँ पर प्रत्यय है। राष्ट्रीय,
इया, तो इस शब्द में इया प्रत्यय है। चलना, चल प्लस ना, तो यहाँ पर ना प्रत्यय है। जुड़ाव, जुड़ प्लस आव, तो इसमें आव प्रत्यय है। पाकशाला, पाक प्लस शाला, तो शाला यहाँ पर प्रत्यय है। आंतरिक, अंतर प्लस इक, तो इसमें इक प्रत्यय है। तो कृपया विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जितने भी जो हमने प्रत्यय बताए हैं इनमें से ही कोई दो प्रत्यय आपके लिए परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए अभी किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर 5 अंक के लिए होता है। तो यहाँ पर आपके लिए 3 निबंध देते हैं, उनमें से एक निबंध आपको लिखना होता है। तो विषय इस प्रकार है, यहाँ पर 48 विषय हैं, उनमें से कोई 3 देते हैं, उन 3 विषयों में से एक को लिखना है। तो विषय इस प्रकार है, पहला मेरे जीवन का लक्ष्य, दूसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीसरा समय की महत्ता, चौथा हमारे राष्ट्रीय त्योहार, पांचवा भ्रष्टाचार निर्मूलन, छठा वैश्वीकरण, बाद में पुस्तकालय, बाद में राष्ट्रीय एकता, नौवां शिक्षा और कंप्यूटर, और 10वां है देश प्रेम, 11वां प्रदूषण की समस्या, 12वां है दहेज प्रथा, 13वां दूरदर्शन, 14 स्त्री शिक्षा की आवश्यकता, 15 खेल जगत में क्रिकेट का स्थान, 16वां विद्यार्थी और अनुशासन, 17वां बेरोजगारी की समस्या, 18वां जनसंख्या विस्फोट, 19वां समाज सेवा, बाद में व्यायाम का महत्व, 21वां स्वावलंबन, 22वां इंटरनेट की दुनिया, 23वां स्वास्थ्य जीवन के लिए व्यायाम, 24वां शहरी जीवन, और 25वां पुस्तक एक उत्तम साथी, 26वां अनुशासन, 27 मेरे प्रिय अध्यापक, 28 यानी 48 होली, 29 हमारा प्यारा भारतवर्ष, 30वां काला धन, 31वां साहित्य और समाज, बाद में मित्रता, बाद में विज्ञापन, बाद में विद्यार्थी जीवन, उसके बाद समाचार पत्रों का महत्व, आगे जीवन में अहिंसा का महत्व, उसके बाद किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा, उसके बाद राष्ट्रीय एकता, उसके बाद त्योहारों का जीवन में महत्व, उसके बाद रेलवे स्टेशन का एक दृश्य, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना, उसके बाद देशाटन, उसके बाद समय और उसका सदुपयोग, बाद में 45वां है सह शिक्षा, और बाद में मनोरंजन के आधुनिक साधन, उसके बाद कमर तोड़ महंगाई, उसके बाद मोबाइल फ़ोन सुविधा या असुविधा। तो यहाँ पर इतने विषय हैं, इन विषयों को के अलावा दूसरे विषय नहीं आते हैं। तो इन विषयों में से ही कोई 3 विषय आते हैं, तो उन 3 विषयों में से आपको यहाँ पर एक विषय पर निबंध लिखना है। तो कृपया इस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद पत्र लेखन, तो आप यहाँ पर निबंध के जगह पर पत्र लेखन लिख सकते हैं। निबंध तो लिखिए, नहीं तो पत्र लेखन यहाँ पर लिखना होता है। तो पत्र लेखन के लिए 5 अंक है। तो देखेंगे यहाँ पर विषय कौन से आ सकते हैं। पहला, शैक्षणिक प्रवास में भाग लेने के लिए अपने पिताजी से 1500 रुपये मांगते हुए एक पत्र लिखिए। तो यह सामाजिक पत्र है। दूसरा, अपने मित्र को नव वर्ष की शुभकामना देते हुए पत्र लिखिए। ये भी सामाजिक पत्र है, यानी अनऑफिशियल है, यानी अनौपचारिक पत्र है। बाद में तीसरा है, अपने शैक्षणिक प्रवास के अनुभव का वर्णन करते हुए अपनी माँ को पत्र लिखिए। यह पत्र भी अनौपचारिक है। तो अनौपचारिक पत्र यानी हम हमारे सगे संबंधी भाई बंधु माता पिता से लिखते हैं। चौथा है, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो यह औपचारिक पत्र है। 5वां, अपने क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यह पत्र भी औपचारिक है। बाद में छठा, अपनी बहन की शादी में भाग लेने के लिए 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो यह भी औपचारिक पत्र है। बाद में 7वां है,
छात्रावास से अपने पिता को एक पत्र लिखिए। तो यह अनौपचारिक पत्र है। 8वां, आपके मोहल्ले में आए दिन चोरियां हो रही हैं, उनकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को गश्त बढ़ाने हेतु पत्र लिखिए। तो यह भी औपचारिक पत्र है। 9वां, व्यायाम के महत्व को दर्शाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो यह अनौपचारिक पत्र है। बाद में 10वां है, अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या के संबंध में संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यह औपचारिक पत्र लिखिए। तो आपको पिछली क्लास में हमने बताया है कि औपचारिक पत्र कैसे होते हैं, अनौपचारिक पत्र कैसे होते हैं, औपचारिक पत्र का नमूना कैसा है और अनौपचारिक पत्र का नमूना कैसा है, उस पर ध्यान दीजिए और आराम से आप पत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी विषय दिए हैं उनमें से ही एक पत्र आता है। उसके बाद यहाँ पर अंतिम जो है 11वां, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के वाक्य होते हैं, उनको हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो यहाँ पर 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न के लिए 5 अंक होते हैं। तो यहाँ पर दिए है, देखिए। पहला, इंदिನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು, टुडेज चिल्ड्रंस आर द सिटीजन्स ऑफ टुमारो। तो इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार होता है कि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। दूसरा प्रश्न, ರಾಮನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 95ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ। ರಾಮ ಹ್ಯಾಸ್ secured 95% इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसका अनुवाद इस प्रकार होता है हिंदी में, राम परीक्षा में 95% अंक हासिल किया है। और तीसरा है, ಸೋನಾಕ್ಷಿಗೆ ಹಳೆಯ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಹವ್ಯಾಸವಿದೆ। सोनाक्षीज हॉबी इज टू लिसनिंग ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। तो इसका अनुवाद देखिए, सोनाक्षी को पुराने हिंदी गाने सुनने का शौक है। चौथा, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। तो इसका अनुवाद, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र के पिता है। 5वां, ಭಾರತವು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗಳಿಸಿತು। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो इसका अनुवाद है, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। छठा है, ಉತ್ತಮ ಅಧ್ಯಾಪಕನು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕನು। ए बेस्ट टीचर इज वन हु ऑलवेज इंस्पायर्स हिज स्टूडेंट्स। तो इसका अनुवाद है, एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वह होता है जो हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करता है। 7वां प्रश्न, ಗೋಪಾಲನು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ। गोपाल इज गुड इन स्टडीज। तो इसका अनुवाद है, गोपाल पढ़ाई में उत्तम है। बाद में 8वां है, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज फाउंड इन इंडिया। तो इसका अनुवाद है, भारत में विविधता में एकता को देख सकते हैं। 9वां है, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಯವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। महेंद्र सिंह धोनी गॉट रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट। तो इसका अनुवाद है, महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और 10वां है, ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು, वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसका अनुवाद है, हम भारत के नागरिक हैं अथवा हम भारत देश के नागरिक हैं। उसके बाद 11वां है, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ। इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका अनुवाद है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अथवा प्रजातांत्रिक देश है। 12वां प्रश्न, युवा वर्गವು ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ। यूथ्स आर वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द नेशन। तो इसका अनुवाद है, युवा वर्ग देश की अमूल्य संपत्ति है। 13वां है, ರಾಹುಲನು IAS ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ। राहुल क्लेयर्ड हिज IAS एग्जाम विथ फर्स्ट रैंक। तो इसका अनुवाद है, राहुल ने प्रथम श्रेणी के साथ अपनी भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा
ಪಾಸ್ ಕಿ. 14वा है ಅಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. टीचर्स ट्रीट देयर स्टूडेंट्स एज देयर चिल्ड्रन. तो अनुवाद है शिक्षक छात्रों को अपने बच्चों के रूप में मानते हैं. 15वा ಶಾಲೆಯು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಂತೆ. स्कूल इज होम अवे होम. तो इसका अनुवाद है घर से दूर रहने वाली पाठशाला एक घर के समान है. 16वां प्रश्न है ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದರು. प्रिंसिपल फनिश्ड फ्यू स्टूडेंट्स फॉर मिसबिहेवियर. तो इसका अनुवाद है प्रधानाचार्य ने कुछ छात्रों को दुर्व्यवहार के लिए दंडित किया. 17वां प्रश्न ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ एंथम. तो इसका अनुवाद है हमें अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए. 18वां है ಸಾಹಿತ್ಯವು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವ. तो लिटरेचर इज अ एसेंस ऑफ लैंग्वेज. इसका अनुवाद है साहित्य भाषा का एक स्रोत है. 19वां ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. मदर्स ऑलवेज लव देयर चिल्ड्रन. इसका अनुवाद है माताएं हमेशा अपने बच्चों से प्यार करती है. 20वां ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. वी शुड लिव यूनिटेडली. तो अनुवाद है हमें एकता से रहना चाहिए. 21वां ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ. वाइल्ड एनिमल्स आर वेरी डेंजरस. तो इसका अनुवाद है जंगली जानवर बहुत खतरनाक होते हैं. 22वां ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. देर आर मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया. तो इसका अनुवाद है भारत में कई भाषाएं हैं. 23वां है ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. द सिक्योरिटी ऑफ नेशन इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसका अनुवाद है देश की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है. बाद में 24वां है ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉನ್ನತಿಯಿಂದ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧ್ಯ. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इज पॉसिबल थ्रू साइंटिफिक डेवलपमेंट. तो इसका अनुवाद है वैज्ञानिक विकास से मानवता का विकास संभव है. 25वां ಭಾರತ ದೇಶವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾಗಿದೆ. इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री. तो इसका अनुवाद है भारत कृषि प्रधान देश है. इसके बाद ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟूडेंट्स स्पोर्ट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स. अनुवाद है पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है. बाद में 27वां है ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಇದೆ. एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन ऑफिशियल लैंग्वेज. इसका अनुवाद है हर राज्य की अपनी राज्य भाषा होती है. 28वां ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. बेंगलोर इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो इसका अनुवाद है बेंगलोर को सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र कहा जाता है. 29वां ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. इसका अनुवाद है छात्र खेल के मैदान में खेल रहे हैं. 30वां ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. वी शुड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. इसका अनुवाद है हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए. 31वां है ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈಸ್ at a distance of 5 किलोमीटर फ्रॉम बस स्टैंड. इसका अनुवाद है हमारा महाविद्यालय बस स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है. बाद में 32वां है ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 1869ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ 2nd October
1869। इसका अनुवाद है महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। बाद में 33 है विद्यार्थी जीवन ಒಂದು ಸುವರ್ಣ युग, स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ। इसका अनुवाद है विद्यार्थी जीवन स्वर्णिम जीवन है। बाद में 34वां है ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು, ही वॉज रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन। इसका अनुवाद है हर एक के द्वारा उनका सम्मान किया जाता था अथवा उनका सम्मान सभी ने किया। बाद में 35वां है ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। तो इसका अनुवाद है क्या आपने कभी रेल से यात्रा की है। बाद में 36 यानी 36 का है सरला बहಳ प्रतिभान्विते, सरला इज वेरी टैलेंटेड। तो इसका अनुवाद है सरला बहुत प्रतिभाशाली है अथवा सरला बहुत होशियार है। 37 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, महात्मा गांधी वॉज फॉलोवर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस। तो इसका अनुवाद है महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के अनुयायी थे। और 38वां है ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು, वी हैड बीन टू विलेज लास्ट मंथ। तो इसका अनुवाद है हम पिछले महीने गांव गए थे। 39वां है ನಾವು ಬೇಗ ಎದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, इफ़ वी गेट अप अर्ली वी कैन सी सनराइज। तो इसका अनुवाद है यदि हम जल्दी उठते हैं तो सूर्य उदय देख सकते हैं। और आगे ಅವನು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, even though he had come early this work could not have been completed। तो अनुवाद है भले ही वह जल्दी आ गया होता तो भी यह काम पूरा नहीं हो सकता था। 41वां है ಗೌರಿಶಂಕರ ಶಿಖರವು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ। तो इसका अनुवाद है गौरीशंकर शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। बाद में 42वां है ಈ ಗಾಳಿ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, दिस रूमर कैनॉट बी बिलीव्ड। तो इसका अनुवाद है इस अफवाह पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। 43वां है ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇದೆ, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। तो इसका अनुवाद है मानव की चाहत असीमित है लेकिन प्राकृतिक संसाधन सीमित है। 44वां है ಮಾನವನು ದೇವರ ಉತ್ತಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, इंसान ईश्वर की सबसे बेहतरीन रचना है अथवा मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। 45वां ಶಾಲೆಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ। तो अनुवाद है शालाएं ज्ञान की नींव है। 46वां है ನಿನ್ನೆ ಆತನು ದಿನವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆದನು। इसका अनुवाद है उसने कल पूरा दिन मुझसे बात करने में बिताया। 47वां ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವೆಯಾ। तो इसका अनुवाद है क्या तुम मेरे साथ घर आ रहे हो। 48वां मोबाइल फ़ोन इಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕಲಾರೆವೆ। तो इसका अनुवाद है क्या हम मोबाइल फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। बाद में 49वां ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ। इसका अनुवाद है यदि जीवन में अनुशासन नहीं है तो सुख और शांति नहीं है। 50वां ಕೇವಲ ಹಣದಿಂದಲೇ ಯಾರೂ ಸುಖವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾರರು। इसका अनुवाद है केवल धन प्राप्त करने से ही व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। 51 ನಾವು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ, वी आर गोइंग टू हैव डिनर एट 8 o'clock। इसका अनुवाद है हम रात के 8 बजे
खाना खाने जा रहे हैं। बाद में ಮೋಡಗಳು ಬಹಳ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ। यहाँ बहुत बादल है और मुझे यकीन है कि बारिश होगी। 53 ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು, ನಂತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳು। डू योर ड्यूटी फर्स्ट एंड देन आस्क फॉर योर राइट्स। तो इसका अनुवाद है अपना कर्तव्य पहले करो और फिर अपने अधिकार मांगो। उसके बाद आगे ಭಾಷೆಯು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು। अनुवाद है भाषा सरल और समझने में आसान होनी चाहिए। 55 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम दे। 56 है ತಾವು ಕಾಫಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಾ? तो अनुवाद है क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? तब ಮಳೆಯು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ। तो अनुवाद है जब बारिश रुकेगी तब हम बाहर जाएंगे। और 58 ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷವಿದ್ದೆ। इसका अनुवाद है मैं 1 साल के लिए मैसूर में रहा हूँ। बाद में 59 ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ। अनुवाद है मैंने कल किताबों पर बहुत पैसा खर्च किया। 60 जून ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಬಿಡುವನು। वह जून के महीने में कॉलेज छोड़ने वाला था। और 61वां है ನಾಳೆಯು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ। कल महीने का आखिरी दिन होगा। बाद में 62 कठिन परिश्रमविಲ್ಲದೆ सफलತೆಯು ಸಿಗಲಾರದು। तो अनुवाद है बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। और 63 ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನು ಸದಾ ಗೌರವಿಸಬೇಕು। देशभक्तों को हमेशा सम्मान देना चाहिए। बाद में ದಿನಗಳೆದಂತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ। बेरोजगारी की समस्या दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। 65 ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बाद में 67 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ। बेंगलोर शहर कर्नाटक की राजधानी है। और ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಉತ್ತರಿಸುವೆ। मैं कल इन सवालों का जवाब दूंगा। बाद में 68 ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು। वी हैव टू लिव टुगेदर विथ लव। हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी अनुवाद है इनमें से ही कोई 5 अनुवाद आ सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, जितना भी हमने प्रश्नकोश के जो व्याकरण भाग से संबंधित विषयों की चर्चा किए हैं उन विषयों पर आप कृपया ध्यान दीजिए। अगर आप इन विषयों को अच्छी तरह से अगर ध्यान देकर पढ़ते हैं और व्याकरण भाग के ऊपर पूरी ध्यान लगाते हैं तो आप आसानी से 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान है। अगर आप आसान तरीके से समझ लेते हैं तो आराम से आप 40 के लिए 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।